तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो अर्थशास्त्र है उसका चैप्टर नंबर 2, राज्य एवं राष्ट्र की आय। हमारा जो राज्य है जैसे बिहार और हमारा राष्ट्र है जैसे हमारा भारत, तो इस राज्य यानी हमारे बिहार की और भारत की जो आय है, आमदनी है, वो क्या है, उसी पे आज हम लोग पूरे पाठ को पढ़ेंगे। तो उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आय से आप समझते क्या है, आय मतलब होता क्या है। तो कहा जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे क्या कहा जा रहा है। वर्ड का हर एक वर्ड एक मीनिंगफुल है, प्रत्येक वर्ड का एक खास मीनिंग निकल रहा है। क्या निकल रहा है देखिए, कह रहा है क्या, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है, शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है, तो उस व्यक्ति को उस कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है, मेहनता मिलता है, उसे उस व्यक्ति का आय कहते हैं। इस धरती पे जो आदमी हैं वो दो तरह के काम करते हैं। एक शारीरिक, जो जिसमें शरीर का ज़्यादा यूज होता है, जैसे ईंटा उठा के ले जाना, खेत में काम करना, मजदूरी करना, खेतीबाड़ी करना, इसमें क्या होता है, शारीरिक कार्य है, वो शरीर से ज़्यादा काम हो रहा है। और दूसरा है मानसिक कार्य, जैसे बैंक में बैठे हुए जो बैंक कर्मी हैं, वो हम कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, वो ये सब शरीर से नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, दिमाग से हो रहा है। या तो आप ज़्यादा शरीर का यूज करने वाला काम करते हैं तो शारीरिक काम हो गया, या तो आप ज़्यादा दिमाग वाला काम करते हैं तो मानसिक कार्य हो गया। और दोनों काम करिएगा ना, तो ये दोनों काम करने के बदले में कुछ पैसे आपको मिलते हैं, पारिश्रमिक, जो मेहनत किए हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो मानसिक कार्य कर रहे हैं, तो इस मानसिक कार्य करने के बदले में हमको जो मिलता है पर मंथ फी, तो वो मेरा पारिश्रमिक हो गया। क्या होगा, पारिश्रमिक। जो मेहनत हम किए हैं वो मेहनत हमको आप देते हैं, तो वो जो मेरा मेहनत करके करने का जो पैसा मिला है वो क्या हो गया, हमारा आय हो गया। तो अब बात आती है कि जब हम मेहनत करते हैं तो हमको पैसा मिला है, कोई जरूरी नहीं है कि पैसा ही मिल सकता है, और भी कुछ मिल सकता था। किसी बच्चे के पास पैसा नहीं है मगर उसके पास गाय है और दूध लगती है उसका, हमको दूध खरीदना पड़ता है, तो कहा सर आप हमसे दूध ही ले लिया कीजिए। तो जो 400 रुपया पर मंथ बचा, उसका 400 के जगह पे वो दूध ही हमको दे दिए, तो दूध क्या हो गया, हमारा आय हो गया ना। किसी को सब्जी का खेती होता है, सब्जी हमको हर दिन खाने की जो जरूरत पड़ता है, हर इंसान को जरूरी है, तो हम क्या कहें कि तुम ऐसा करो ना, सब्जी ही रोज ला दिया करो मेरे लिए, जो भी सब्जी लाएगा ना, जो भी ले तुम जाओगे तुम वो लेते आना मेरे लिए। तो 400 के बदले में 400 का सब्जी ही दे दे रहा है, तो क्या हो गया, मेरा पारिश्रमिक हो गया। किसी के पापा जी चावल के व्यापारी हैं, वो हमको चावलें दे देते हैं हर महीना महीना, तो पैसा तो नहीं दे के चावल दे दे रहे हैं 400 का जितना होगा, तो क्या हो गया, मेरा पारिश्रमिक है। चावल हो, दूध हो, या सब्जी हो, या पैसा हो, जो मजदूरी के हम किए हैं उसके बदले में जो हमको मिला वो क्या है, आय है। वो जो हमारा मेहनता मिला है हमको क्या है, आय है, हमारी आमदनी है। ठीक है, तो आय समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, एक टर्म है सकल घरेलू उत्पाद क्या है। इसका आंसर क्या दिया है, एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समयावधि प्रायः 1 वर्ष में, तो सीधा बात समझ लीजिए, किसी भी देश में 1 साल में, किसी भी देश में, 2 बार, किसी भी देश में 1 साल में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं, जितना भी सामान बना है फाइनल प्रोडक्ट वो, तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इस देश में कितना चीज बना है, उसका क्या मौद्रिक मूल्य है, कितना उसका वैल्यू है, कितना का सामान बना है, और जो सेवा दिया गया है उसका कितना हुआ है पैसा, सब पैसा 1 साल का मिला दिया जाएगा तो उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। जैसे हमारा देश भारत है, तो भारत में कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं, ढेर सारी वस्तुएं बनती हैं, जैसे ट्यूबलाइट, पंखा, डेस्क बेंच, कार। हाँ, ये बोर्ड चाइना का है, भारत नहीं बनाते। भारत में अभी तक मोबाइल नहीं बनता है, अभी तक भारत के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो मोबाइल बना पाए ठीक से, तो बोर्ड आए। हाँ, ये पीछे वाला बोर्ड था हम अपने बना लेते हैं, मेड इन इंडिया है वो।
वो हम अपने बनाए थे। ये वाला बोर्ड जो है ना, ये चाइना बनाती है। और ये भी चीज़ देखिए, कुछ सा चीज़ चाइना बनाती है, कुछ इंडिया भी बनाती है, अलग देशों की कंट्री। जो भी हमारा देश बना रहा है, हमारे देश में जो बना है, हमारे देश का मेड इन इंडिया, और उसका दाम कितना हुआ सबका, सब दाम जोड़िए। तो सब दाम कैसे जोड़िएगा? जोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, वो कल्पना कीजिए ना, जोड़ा गया और सेवा किया गया। जो भी सेवा इसमें हुआ, जैसे सेवा का मतलब क्या हुआ? हजाम बाल काट रहा है, सेवा हुआ। धोबी कपड़ा धो रहा है, सेवा हुआ। टीचर पढ़ा रहा है, सेवा हुआ। माली फूल बेच रहा है, सेवा हुआ। दुकानदार दुकान चला रहा है, सेवा ही तो कर रहा है आपका, आपको दिखाई नहीं दे रहा, अलग बात है। तो जो भी आपको लाभ पहुंचा रहा है उसे सेवा क्षेत्र में कहलाता है। कि दुकानदार का सेवा क्षेत्र नहीं होता, उसका एक नाम होगा द्वितीय क्रिया होता है। आप पढ़े थे, बिजनेस हो गया द्वितीय क्रिया में आता है। और सेवा क्षेत्र को आप भली बात जानते हैं, सेवा क्षेत्र क्या होता है। तो जो भी सेवा के बदले में पैसा हुआ, ये सब मिलाकर जो मौद्रिक मूल्य हुआ, कितना पैसा का हुआ सब कुछ, तो वही कहलाता है क्या? सकल घरेलू उत्पाद। एक साल में जो सामान बना है, सो फिर भी बताते हैं, किसी देश के अंदर, एक देश के अंदर एक साल में जो भी सामान बना है उसका मूल्य, और जो भी सेवा प्रदान हुआ उसका मूल्य, कुल जो जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। और उसी को राष्ट्रीय आय भी कहते हैं हम लोग, है ना। चलिए अगला है प्रति व्यक्ति आय। क्या है प्रति व्यक्ति आय? माने एक व्यक्ति की आय, एक आदमी कितना कमाया, एक आदमी की आमदनी कितनी है। तो इसका आंसर क्या है? बहुत बार पूछा गया है, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, कई बार पूछा गया। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। किसी भी देश का प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? तो उस देश का कुल आय कितना है, मान लो इतना है, कितना है तो इतना है, और इतना इतना आय है, मतलब एक देश की ये कुल आय है, और इतना करोड़ लिख देते हैं, करोड़ लगा देते हैं। करोड़ के लिए 7 को जीरो बैठाना पड़े, जगह नहीं है, इतना करोड़ है। एक देश की राष्ट्रीय आय कितना है? हाँ, ये 30 लाख, हाँ 30 लाख करोड़ है। हमारे देश की राष्ट्रीय आय कितना है? 30 लाख करोड़ है। जनसंख्या कितना है? 150 करोड़। तो हम इसको काटें, क्या कहते? 2 पर 2 को 0, 4 को 0, 20,000 प्रति व्यक्ति आय हुआ। नहीं, एक आदमी की आमदनी कितना हुआ देश में? तो 20,000, ठीक है ना। तो प्रति व्यक्ति आय में जब हम देश की जनसंख्या से भाग देते हैं तो जो भागफल प्राप्त हुआ, यानी इस संख्या में हम इस संख्या से भाग दिए तो भागफल इतना प्राप्त हुआ, वो क्या है? प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई थी? भारत की आय की गणना करना एक मामूली बात नहीं है। देश कितना कमाता है, आपको तो बहुत दिन लग जाएगा ये पता करने में कि आपके पापा कितना कमाते हैं। बहुत मुश्किल है, किसी को ये पता नहीं होता है कि हमारे घर में हमारे जो लोग हैं वो कितना कमाते हैं। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पूरा देश कितना कमाता है, राष्ट्रीय आय है। बहुत बड़ा टास्क होता है, इसके लिए एक अलग संगठन बना हुआ है, भारतीय सांख्यिकी संगठन, वो तय करती है, वो गणना करती है। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना जो हुई थी ना, वो 1868 में की ईस्वी में हुई थी। और कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। तो एक आदमी ने नहीं किया था, नाम तो एक हो गया कि इन्होंने, मतलब इनके साथ बहुत टीम था, बहुत बड़ा टीम, संगठन के सदस्य, मैं इनके पहल में हुई थी, इनका नाम लिखा जाता है। सबका नाम लिखना संभव नहीं है, इसलिए वो का नाम लिखा गया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब हुई थी? तो 1868 में। देखिए ये जो चली हुआ था ना, दादा भाई नौरोजी, देखिए उस समय हमारा देश गुलाम था, आजाद नहीं था। उस समय शायद प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम था, शायद 50 या 60 हुआ करता था, शायद उसे कम था, बहुत कम था, याद नहीं हमको। अगला, भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो कौन करेगा, कौन संस्था करती है? तो वह है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, याद रखिएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है हमारे देश में संगठन है, संस्था है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये
संस्था है वही काम करती है गणना करने की कि देश की कितनी आय है। जो हर क्षेत्र में जाकर उसका टीम जो है पता करता है कि आपके घर में क्या क्या चीज़ है, पता करता है, और क्या क्या कितना कमाई होता है, कहाँ पे काम करते हैं, कितना वेतन मिलता है, वो पता करती है। और कोई अधिकारी आके आपके बारे में पूछताछ करके ले आते हैं, और ये सारा जगह देश का लोग के घर में जा जाकर लोग पूछ लेता है, तब कैलकुलेशन होता है कि एक देश का आय कितना हुआ है। ये बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत जटिल होता है, और कोई भी लोग अपनी आमदनी शो भी नहीं करना चाहता जल्दी। जैसे इंदिरा आवास मिलने को होता है तो अपना पक्का वाला घर के थोड़ी दिखा के सामने फोटो खिंचाता है, किसी के झोपड़ी में जाकर फोटो खिंचा लेता है ना। अगर खेत में दाही वाला लेना है, अगर मान लो खेत में बाढ़ का देख खेत दहा गया है, बाढ़ वाला पैसा मिलने आ रहा है, तो चलो अपना खेत में नहीं दहा लेता तो क्या करता, दूसरा खेत में जाकर पानी में फोटो खींचा लेता है, नहीं होता है। तो वो काम करता है। यहाँ पे कोई भी आदमी अपना आय बताएगा क्या? बताइए, आपका आय पता नहीं है, आपके घर में कितना आमदनी होता है आपको पता नहीं होगा ठीक से। आप पापा आपको कभी नहीं बताएंगे कितना बैंक में अकाउंट है, जल्दी नहीं बताना भी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ज़्यादा बताना भी नहीं चाहिए उसको। मगर एक बात है, बड़े भी हो जाइए तो पता जल्दी नहीं चलेगा। अभी तो बच्चे हैं, बड़े हो जाने के बाद जल्दी पता नहीं चलेगा आपको। क्यों? क्योंकि बताइए घर का आमदनी हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, और किसी संस्था को क्या करना है, पूरे देश की आमदनी पता करना है। तो ये छोटा मोटा टास्क है। ए बुआ आगे बिठा लेंगे, फिर बताओ नहीं। देखो अगला है राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयां कौन करने। अभी बताए हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना करना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। तो सवाल अगला यही है, ए बुआ अरे कौन है छोटू, कहाँ किताब कॉपी की आवश्यकता है क्या? नहीं है, कहाँ कॉपी की आवश्यकता है? जब यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं तो कॉपी कोई आवश्यकता ही नहीं है आपको, बेवजह परेशान है। न कॉपी की आवश्यकता है, न किताब की आवश्यकता है, सिर्फ दिमाग लगाते चलिए, जो नहीं आता पूछते चलिए, बस इतना ही करना है आपको। देखिए राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली निम्नलिखित कठिनाइयां हैं। क्या क्या कठिनाई होती है? सबसे पहला, दोहरी गणना की संभावना। इसमें क्या होता है दोहरी गणना? पहला नंबर क्या था? हाँ, आंकड़ों को एकत्रित करने में कठिनाई। भैया सब जगह का आंकड़ा सब जैसा है, और उसका एकत्रित करना कोई खेल नहीं है। इसके लिए तो हमको यही कहावत आता है, ये खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का, हालत खराब कर देता है। ये आंकड़ा को एकत्रित करना आपको मामूली लगता है? डाटा एकत्रित करना कि किसी घर में कितना आमदनी है, खेल है। कोई पदाधिकारी आएगा, आप बता दीजिएगा उसको कि कितना कमाते हैं, हम बता देंगे? नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। हम तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, कमरा पे कर रहे हैं। आप भी नहीं बता पाइएगा, आपके घर के लोग भी सच नहीं बताएंगे। ये तो गारंटी है, कोई राजा हरिश्चंद्र जी नहीं है सच सच बता देंगे कि कितना कमाते हैं, ये नहीं बताएंगे। वो लोग कब बताता है कि कितना कमाते हैं? जो झगड़ा करता है तो किसी से दिखा देंगे, तो हम इतना मामूली समझ रखा है क्या? झगड़ा उगड़ा होता है ना, तब गुस्सा में कमाता है एक, तो बोलता है दो। ऐसे नहीं बोलता, उस समय तो गरीब ही रहता है, सब गरीब है। खासकर जो गार्जियन मेरे पास फी जमा करने आते हैं, वो तो बेचू लाचारे होते हैं, एकदम लाचार है। वही गार्जियन से कभी किसी को झगड़ा हो जाता है, देखते हैं बाप रे कितना करोड़पति आदमी है, फी जमा करने समय में 400 में दिक्कत हो गया था, कभी कभी हम देखते हैं। चलिए देखिए, दूसरा है क्या कि एक कठिनाई तो ये हो गया कि भाई एक डाटा को यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखिएगा घर पे जाके, इसको लिखना है, 2 लाइन 3 लाइन लिखना है इसके बारे में। क्या लिखना है? किताब से देख के लिखना है, इसलिए खाली छोड़ा गया यहाँ पे कि डाटा को एकत्रित करना इतना आसान कार्य नहीं है, एक जटिल कार्य है। पूरे देश का डाटा एकत्रित करने में हमारे देश की जनसंख्या 150 करोड़ से ज़्यादा है, उसमें कितने करोड़ फैमिली होंगे, उसके यहाँ जाके प्रति खर्चा निकालना, पता करना, ये कोई डाटा एकत्रित करना कोई खेल नहीं है, बहुत कठिन कार्य है। ये भी लिख देंगे, हो गया। दूसरा, दोहरी गणना की संभावना। अब कोई व्यक्ति का घर यहाँ पे है, किसका घर है? तो राम प्रसाद जी का, ठीक है, राम प्रसाद जी का यहाँ पे गणना हुआ, बेटी को बुलाया गया, बेटा है घर में, जो बुला हुआ, कितना पापा कमाते हैं बता दिए, हाँ पापा 50 लाख का महीना कमाते हैं, ये है वो है, चला गया, लिख के चला गया। और अब प्रसाद यहाँ रहता नहीं है, वो दिल्ली में रहता है, दिल्ली में भी पता चला कि वहाँ पे भी गणना हो गया। किसी काम से गुजरात में गया था, गुजरात वाला फ्लैट है तो गुजरातों में गणना हो गया उसका। तो एक आदमी कई जगह रहता है तो उसका तो कई जगह डाटा चला गया, तो फिर कैसे पता चला? दोहरी गणना हो गया ना, दोहरी का 3री 4थी भी हो जाता है।
किसी किसी का तो मल्टी जगह पे घर है, कोई जगह एक जगह घर नहीं, 50 जगह घर रखता है, वो जमीन खरीद के फ्लैट बना के रखता है ना। अला मूल्य मापने में कठिनाई, कैसे मापेगा कि किसकी संपत्ति कितना है? एक घर का कीमत क्या होगा? इस क्लास की कीमत क्या होगी बताइए? अगर सामान हटा दे सिर्फ क्लास का ही कीमत रखा है, कितना होगा? तो सब जगह का सब जैसा रेट है। ये अगर सीवर में होता, अच्छा चलो यहाँ पे इसका कीमत छोड़िए, इसका रेंट कितना होगा यहाँ पे? अगर इसको रेंट पे लगा दे तो कितना कमाएंगे हम? 10,000, 5,000 में लगवा दो, हम देने के लिए तैयार हैं। 5,000 में लेगा कोई? 5,000 में लेगा तो बोलो, हम अभी खाली कर देंगे। हाँ 1,000 में ले लेगा, 1,500 में ले लेगा, सही कहा वो। 4,000 देगा तो 2,000 देगा। अच्छा चलो तुम मान लेते, चलो तो लैट्रिन बाथरूम में जाना पड़ेगा। वो लैट्रिन रूम लेता है अपना को, तो लैट्रिन बाथरूम कितनी लेता है ना? आपको क्या लगता है? लैट्रिन बाथरूम, हम रूम की बात कर रहे हैं। एक रूम लेता है तो अपने को रूम लेता है, तो मैं लैट्रिन बाथरूम लेता है ना। हम लैट्रिन बाथरूम नहीं देने वाले, खाली रूम देने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ इस रूम का किराया 2,000 रुपया है, ठीक है? अनुमान बनाने के लिए करें, झगड़ा झगड़ा नहीं करना है। और यही रूम सीवर में बना लेते हैं तो हमको 20,000 में 15,000 मिल जाएगा अराउंड। और दिल्ली में जाए तो 30,000 भी मिल सकता है ना। मुंबई में हुआ तो भाई कोई ठीक नहीं है, वहाँ तो गुलामे को लल्ला तय कर, बातें नहीं कीजिए। अब शहर में है कि साइड में है, ये भी डिपेंड करता है ना। यही अगर बाजार पे हो जाता है, यही रूम अगर बाजार पे चला जाए, अपनी बाजार पे कुछ आगे, तो एक रूम को हम आराम से 2,000 में लगा सकते हैं, 2,500 में लगा सकते हैं। तो ये 7,500 का रूम रेट लग जाएगा। ये पूरा 3 खल बना देंगे, 3 को शटर लगा देंगे, हो गया, 3 को दुकान हो गया। तो इसका 7,500 किराया होगा कहाँ पे? बाजार पे। और यहाँ पे 2,000-3,000 भी मुश्किल से मिलेगा। तो एक वस्तु का मूल्य क्या हो सकता है? तो वो तो भाई जगह बताएगा, समय बताता है कि क्या होगा। तो कैसे लगाइएगा रेट इसका? कि उमेश शाह जी की संपत्ति जब जुड़ा रहा है तो भवन का रेट कितना लगाए? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 1 लाख कि 0, कितना लगाए? सब जगह सब जैसा रेट है। तो एक संपत्ति ये भी दिक्कत हो रहा है कि भैया मूल्य के मापने में कठिनाई है ना। एक आलू का रेट तो सब जगह समान नहीं है, और संपत्ति का क्या बताएगा आप? और देखिए, तो ये कठिनाइयां हैं, और कठिनाइयां इतनी ही नहीं है, और भी कठिनाइयां हैं जो आपको किताब में दी गई है, स्पष्ट रूप से पढ़िएगा उसको भी। और हम सबके बारे में बताए हैं, और सबके बारे में आप किताब से लिख सकते हैं। 2-2 लाइन लिख लीजिएगा उसमें। अगर आप नहीं जगह छोड़े हैं तो एक पेज में लिख के ऊपर चपका लीजिएगा। आ गया बॉडी, नहीं बोले आप? बॉडी नहीं बोले कि आ जाएगा? आज नहीं बोले आपको बॉडी नहीं आएगा? तो अभी नहीं बोले हैं तो आ गया। मझिल जाने के लिए बुलाने आया है ना, मझिल जाने के लिए, अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए न्योता आया है। हाँ, अंतिम यात्रा उसी को कहते हैं, मगर हम नहीं जाते हैं, सॉरी, क्योंकि मेरा अभी बेटा की शादी नहीं हुआ है। मझिल जाने का नियम होता है इंदौर में, जिसका बेटा उटा की शादी हो गया हो, कन्यादान कर चुका है तो जाना चाहिए। बच्चा को तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, पाप लगता है। आपको तो भूल के भी नहीं जाना चाहिए कभी भी। किसी भी अंतिम संस्कार यात्रा में, सुनिए, अंतिम संस्कार यात्रा में उन्हें जाना चाहिए जिसके परिवार का सदस्य हो। आपके घर में रियल अपना है तो आप जा सकते हैं। और दूसरा क्या? जो लोग अपने बेटा बेटी का जो बेटी का कन्यादान कर चुका हो और बेटा का शादी कर चुका हो, सब कुछ निपट गया हो, कोई कई साल के बाद तब अंतिम यात्रा में शामिल हुई है। मगर यहाँ पे तो डूबा में नहाना है, कूद के जाता है। गांव में किसी का भी डेथ हो जाए, बस कूद जाना है, डूबा में छलांग लगाना है। बच्चा को तो ये मतलब होता है, वो नहाने जाता है ऐसे। देखिए, नहीं कीजिए, सब पाप लगेगा, पता है उस सबका कर्म का लिखा होगा, तो पाप में जो रहेगा आपका पाप कर्म में वो सब जो, हाँ पाप है। किसी भी बच्चा को मझिल नहीं जाना चाहिए, अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होना चाहिए। क्यों जानते हैं? क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद वैराग उत्पन्न हो जा रहा है लोगों को। क्योंकि सही से सोचेगा ना, शमशान घाट जो होता है ना, किसी अंतिम का अंतिम यात्रा होता है, हम सबको वहीं जाना है। उस यात्रा पे जाने के बाद ना विक्षेप उत्पन्न होता है, और जिंदगी का जो आगे का पथ है वो डगमगा जाता है। भगवान, या तो आप महाने बनिएगा, नहीं तो आप बहुत बड़ा, लेकिन भगवान बुद्ध जी गए थे तो नहीं हुआ था हमको। भगवान बुद्ध जी की जीवनी पढ़े हैं?
मैट्रिक कर लिए तो पढ़िएगा कल। भगवान बुद्ध जी का जीवनी, उनको बड़ा परिवर्तन हुआ था। राजा से सीधे भिखारी बन गए थे वो, अब भिखारी से सीधे भगवान बन गए। हाँ, भिखारी से भगवान। पहले तो इंसान, इंसान से सुनो, इंसान से क्या बने राजा। सुनो, ये कौन लड़की है? राजा से क्या बने भिखारी, भीख मांग, हाँ भिखारी भीख मांगते थे। उसके बाद बने महाज्ञानी, उसके बाद बन गए भगवान। ऐसे मल्टी डायमेंशनल भगवान बुद्ध जी है। भाई बिहार के हैं, वैशाली जिला के बिहारी भगवान बने हैं, इंसान भगवान बने हैं इस धरती पे। कैसे है तो पढ़ना पड़ेगा ना उसका जीवनी, उसके लिए अलग फी लगता है, नहीं बताइए। चलिए, उसके आप एक क्लास अलग खोलेंगे, बैच मोटिवेशनल क्लासेज, देखिए उसका अलग फी लगेगा तब बताएंगे। आए अभी फिलहाल में हम लोग को ये काम है, कर लेते हैं। बहुत लंबा चौड़ा कहानी है वो, बहुत लंबा चौड़ा, शॉर्ट में जान लीजिए कि होता है ऐसा। अगला संबंध जो है ये समझाने की जरूरत भी नहीं है, तब समझा हुआ सवाल है क्या कि आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। आय, आय माने आमदनी, क्या आमदनी। और गरीबी तो सब जान ही रहे हैं, सब तो गरीब हैं, कोनो अमीर थोड़ी ना इसमें, हमको छोड़ के खाली बाकी सब तो देखिए, आमदनी और गरीबी में बड़ा गहरा संबंध है। आमदनी बढ़ गया, गरीबी, आमदनी घट गया, सीधा संबंध है ना। विपचार मतलब क्या कहते उसको सीधा संबंध है। आपकी आमदनी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, गरीबी घटती जा रही है। आपकी आमदनी दिनों दिन घटती जा रही है, गरीबी एक घटने से दूसरा बढ़ता है ना जी। क्या लिखा है? गरीबी का प्रति व्यक्ति आय पर प्रभाव पड़ता है। गरीबी से मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय कम है। गरीबी के कारण बचत का स्तर निम्न आता है, बचा नहीं पाता लोग। गरीबी में जब जीता है ना तो खा लेता है, पी लेता है, बचा नहीं पाता है। अब बचत कम होने के कारण से क्या होता है? पूंजी का निर्माण दर कम, पूंजी का निर्माण होता है। किसी आदमी के पास पूंजी भी तो बनना चाहिए कुछ, जिसका विनियोग कम होता है। और वो जब पैसा कम जमा कर पाता है तो उसका विनियोग मतलब टोटल पैसा जो होगा, इनकम बहुत कम जाता है और उससे पैसा नहीं कमा पाता है। और जिसका परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय पुनः स्तर गिर जाता है और धीरे धीरे वो गरीब हो जाता है। गरीबी एक दलदल है, जितना ज्यादा उसमें हाथ चला रहा है लोग उतने धंस रहा है। गरीब आप देख रहे हैं इस संसार में गरीब गरीब बनते जा रहा है और अमीर जिसको पकड़ लिया वो अमीर बनते जाएगा। कारण सिंपल है, गरीब 4 रुपया रोज कमा के 4 रुपया लुटा भी लेता है। एक अमीर 4,000 कमा के 1,000 में काम चला के 3,000 रुपये बचा भी लेता है और वो 3,000 को इन्वेस्ट कर देता है किसी शेयर मार्केटिंग में या इन्वेस्ट सूद पर लगा देता है तो उसे इनकम इंटरेस्ट भी खाता है। और एक समय ऐसा आता है कि उसके पास सूद से इतना पैसा आ रहा होता है जितना वो कमा के भी नहीं लाता है। अपने ही गांव में देख लीजिए, व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सूद से इतना पैसा मिलता है जितना कोई आदमी कमाता ही नहीं है। सरकारी नौकरी वाला भी नहीं कमाता है। एक सरकारी नौकरी वाला 1 लाख का महीना कमाता है, उसको सूद से 5 लाख का महीना मिल रहा है। अब बताइए, उसको सूद से ही 5 लाख का महीना मिल रहा हो तो उसके सामने सरकारी नौकरी वाला का पैसा उठा के जी पाएगा? अरे डाउन रहा हो गया तो 5 को खरीद लेंगे हम। समझ गए क्यों? क्यों? उसके पास पता है ज़्यादा बुद्धि भी नहीं है, उसके पास ज़्यादा बुद्धि भी नहीं, बस पैसा इतना है कि बस बुद्धिमान रहता है बेचारा। ये पैसा में बड़ी ताकत होती है, पैसा रहेगा तो ऑटोमेटिक बुद्धिमान बन जाइएगा। देखिए किसी वो गरीब आदमी रहेगा, ठीक है, अब पैसा कमाते कमाते पैसा वाला हो जाएगा। जब पैसा उसके पास होगा ना तो बहुत तेज हो जाएगा अपने आप। सब लोग उसके पास कहेगा बड़ा तेज है, बड़ा तेज है, सब तेज हो जाएगा। आप कितना तेज रहिए, आपका पैसा नहीं कहेगा बड़बोका है वो, कुछ नहीं आता। पैसा मेन है, वही चीज, पैसा है तो आप तेज भी हैं। पैसा बहुत मायने रखता है धरती पे। पैसा सब कुछ नहीं है, मगर पैसा के बिना भी कुछ नहीं है। मंदिर का गेट बंद है आपके लिए, पैसा नहीं है। इसको कोचिंग में से नाम कट गया, पैसा नहीं है। इलाज नहीं होगा, मर रहे हैं बाहर, पैसा नहीं है। डॉक्टर इलाज नहीं करेगा, वकील केस नहीं लड़ेगा। हजाम केस काटेगा नहीं, केस लड़ने के बाद थोड़ी पैसा पता चल जाए कि फलाना आदमी उधारे कटाने आया है, आपको वेटिंग लिस्ट में डाल देगा। और उस समय पर पैसा दे जाते हुएगा
तो काटबो काटने कहेगा नहीं भैया अभी नहीं है, फुर्सत नहीं है, कल आइए। हजाम बाल नहीं काटता तो वकील केस क्या करेगा आपका? पैसा के बिना इतना समझ लीजिए आपके सारे दरवाजे बंद हैं। आपको बता दें, आपको जानकर हैरानी होगा कि पैसा के बिना आपका रिश्ते नाते टूट जाते हैं। अगर आप भविष्य में पति बनिएगा, पति तो बनिएगा ही, तो पैसे के बिना आपके पति सो के चल जाएगी। लेकिन हम 100% कर सकते हैं। और आप पत्नी हैं, अगर आपके पास तो पैसे के बाद कम ही उम्मीद करते हैं लोग, माने कि लेडीज लोगों से पैसे को उम्मीद ज़्यादा नहीं करते हैं लोग कि कमा के देगा, मगर जेंट्स लोगों से बड़ा एस्पेक्ट रहता है कि पैसे कमा के देगा वो। तो इधर समझ लीजिए, पैसे नहीं है आपके माँ बाप भी आपके ज़्यादा साथ नहीं देंगे। पैसे नहीं है आपके तो आपके भाई रिश्तेदार नाते भी साथ नहीं देंगे आपको। कोई रिश्तेदार आपके यहाँ जल्दी नहीं आएगा। पैसे सिर्फ हो जाने से आपके दूर दूर के रिश्तेदार आएंगे आपके यहाँ, जिससे कोई तालमेल नहीं था। दादी के ननद के बेटी के पोती आएगा आपको मिलने। सोचिए, जो आपको कोई मतलब ही नहीं है उससे, वो भी आपके घर आ रहा है। क्यों? पैसे वाले ना, इसलिए। पैसे नहीं रहेंगे ना तो आपके बगल के जो भाई होगा ना, चचेरा फुफेरा ममेरा, वो सभी नहीं जाके पढ़ने आएगा। ये सच्चाई है, करवा सच है। इसलिए कुछ करिए ना करिए, पैसे कमाने का प्रबंध जरूर कीजिए। और ये मौका है आपके पास, मैट्रिक में इंटर में कुछ अच्छा करके ना आप बहुत पैसे कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा। आप इंटर तक अच्छा से पढ़ लीजिएगा, जो बच्चा इंटर में ही नौकरी लग जाएगा, उसको इंटर पास करेगा नौकरी लग जाएगी। LDC UDC का एग्ज़ाम होता है, LDC लोअर डिविजनल क्लर्क होता है, रेलवे होता है, टीचर होता है, आराम से वैकेंसी खट से निकल जाएगा आपका। मगर पढ़ले रहिएगा तभी है, खेलने रहिएगा तो ना होगा। कब से पढ़े होइएगा? जब छठा से लेकर पढ़े होइएगा ठीक से इंटर तक का, जो छठा से इंटर तक उसी से पढ़ लेगा उसको नौकरी लग जाएगा, पक्का गारंटी है। मगर इंटर तक पढ़ लिए तब, समय बीच में ना लीजिए गैप, तब फिर समय गैप लिया तो आगे की तैयारी हो जाएगा वो। तो अच्छा से पढ़िए, पढ़ाई में बहुत ताकत होती है। और आप पढ़ के समझ के, कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी, बहुत अपना भी पढ़ लिख के कुछ जानकारी हासिल करने के बाद बहुत कुछ मार्ग भी खिलता है, उनके रास्ते खुलते हैं, तो कर सकते हैं। अगला है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ये भाई रुक जाओ, ये कौन तरीका हो गया? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आयोग समिति का गठन किया? जब हमारे देश में हमारा देश आज़ाद हो गया, देश को आज़ादी मिली, सरकार को क्या सोचा था? सरकार की देश का पूरा आय पता करते हैं, हाँ? किस उद्देश्य से? क्या उद्देश्य था? लोगों का आय पता करने से क्या पता, घरे घर जाकर पता करने क्या कि कितना कमाते, क्या पर जोड़ी था इस सब की कितना आय होता है? कुछ तो कुछ बात रहा होगा ना। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो भारत सरकार ने अगस्त 1949 को, 47 के बाद 48 और 49, मात्र 2 साल में 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 बोल रहे हैं। अब बड़ी दुर्भाग्य की बात है, कल के पूछेंगे भारत कब आज़ाद हुआ तो इनमें से आधा नहीं उठाएगा हाथ, भारत कब आज़ाद हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अगस्त 1949 में क्या किया गया? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। एक समिति बनाया गया, एक टीम बनाया गया, जिसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था कि भारत की कितनी आय हो रही है, इसका अनुमानित पता चले, एग्जैक्ट तो पता चलेगा नहीं कभी। इस समिति ने अप्रैल 1951 में, तो कि 47 में समिति गठन का हुआ, 49 में, और फिर 2 साल के बाद, 2 साल लगा उसको, प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की। यानी 2 साल लग गया पता करने में कि देश कितना कमा रहा है। टीम को, एक आदमी को तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, एक आदमी तो शायद अपने गांव का भी पता नहीं कर पाए 1 साल में, 2 साल में, कि बड़ा गांव कितना कमाता है हमारा, तो पूरा देश में कितने गांव हैं। 1951 में अपने प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें सन 1948 से 49 के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय कितना बताया?
8,650 करोड़ रुपए, मात्र 8,650 करोड़ रुपया हुआ हमारे देश का आमदनी। कितना? 8,650 करोड़, बहुत ही कम है। उस समय जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। अगर 8,050 में 40 से भाग दिया जाए तो देखिए प्रति व्यक्ति आय कितना निकला था? देश की प्रति व्यक्ति आय 246 रुपया प्रति, यानी एक साल में 246 रुपया कमा रहा था भारत का लोग। एक दिन का नहीं है, कितना? एक साल में भारत के लोग कितना कमा रहे थे? जो निहायत बहुत ही कम है। उस सन देखिए ये आय राष्ट्रीय आय से प्रति व्यक्ति आय निकाला गया है। इतना वो लोग भी शामिल है जो करोड़पति थे, है ना, तब इतना बढ़ा है। अपने देश में 10% लोग काफी अमीर है, इतना अमीर है, वो 10% को एक तरफ कर दिया, 90% का संपत्ति पर जोड़ लिया तो नहीं बराबरी होगा। कब अपने देश में 3-4 ऐसे व्यक्ति है जिनके चारों आदमी का संपत्ति जोड़ लिएगा ना, तो पूरा इंडिया के लोग संपत्ति जोड़ने के बाद भी बराबर नहीं हो पाएगा। सोच लो, 3-4 ही व्यक्ति ऐसे है, उसके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है कि पूरा इंडिया का लोग का एक तरफ आमदनी है, पूरा उसका 3 आदमी का एक तरफ आमदनी, बराबर नहीं होगा, कम पड़ जाएगा। वो एक दिन में इतना कमाता है, 10 आदमी, अपने इंडिया का टॉप 10 लिस्ट निकाला जाए, उस आदमी एक दिन में उतना कमाता है, जितना पैसा की आमदनी को अगर देश में बांट देना तो हर आदमी बैठे बैठे 8,000 रुपया का महीना कमा सकता है, 10,000 का महीना, बैठे बैठे कुछ काम किए बिना। इतना पैसा है उसके पास, मगर आप पे क्यों खर्च करने जाएगा वो, है ना? तो बात होता है कि हम आपके हैं कौन, फालतू में बताएंगे नहीं है आपसे, आप पे बांटे हैं क्यों भाई। 1954 में देखिए, उसके बाद क्या, 1954 के बाद राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए वो जो संगठन था ना, उस संगठन का नाम क्या था? देखिए राष्ट्रीय, यहाँ पे संगठन का नाम क्या था? राष्ट्रीय आय समिति। क्या बनाया था? कब? 1900। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? और अब पहला आय प्रस्तुत कब किया? 1948 से 49 के लिए। कब किया? 1951 में प्रस्तुत किया। माने कौन साल का निकाला था आमदनी? 48-49 का निकाला था। एक वित्तीय वर्ष होता है, एक साल का निकाला था। 48 से 49 के एक साल बड़ा महीना लिया, 6 महीना इसका हुआ, 6 महीना कुछ हुआ, माने बराबर लिया और निकाला। और 1951 में प्रस्तुत किया उसको, सुधार उधार के सब। और ये देखा ना सरकार की ये ठीक ठाक संस्था काम नहीं हो रही, संस्था से ठीक ठाक काम के वो आदमी खिलाते रहो, जो सो जाती है बेचारी, खिलाते रहो, एक तरह का जहाँ मोशन होगा बस हो जाती है। थोड़ा सा जगह हो, पड़ोसी हो। देखो तो राष्ट्रीय आय जो होता है ना ये, लेकिन ध्यान दीजिए, तो क्या हुआ कि सरकार सोचे क्या कि ये जो संस्था ठीक से काम नहीं कर रही है, मैं काम तो करवाना होगा ना भाई, काम तो हमको करवाना है, पूरा देश की आय तो गणना करना पड़ेगा ना भाई। नहीं गणना करेंगे तो पता कैसे चलेगा कौन हमारा देश अमीर बन रहा है कि गरीब बन रहा है? अभी भी नहीं पता चलेगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा ना। तो हम लोगों में तो देश में तो हर साल बजट पेश होती है, हर साल हर देश में होती है। हर इंसान को करना चाहिए कि आप कितना कमाए साल भर में, कितना कमाए। अगर अमीर बनना है तो आपका जो अमीर होता है ना, वो हर रात को अपना हिसाब करता है कि मैं कितना कमाया आज दिन भर में, आज दिन भर में कितना गवाया। गरीब का तो कोई हिसाब ही नहीं होता वही सोचता है कि आज इतना कमा कितना गवाया है, ये सोचता है कि कल कितना से कर्जा लूँ। जब कर्जा लेने का सोच ही रहा होता है तो पीछे पीछे अब 2 आदमी आता है, दूसरा पर चढ़ के कहता है कि पैसा दाओ, तो कर्जा लिया तो दिया नहीं है। तो गरीबों का जिंदगी इसी में बीत जाता है, कर्जा लेने में, कर्जा चुकाने में। कुछ मीडियम क्वालिटी का है जो हम लोग से रहा है मीडियम में, तो उन लोगों का जीवन किसी में आता है कि पैसा इकट्ठा करो और पैसा ज़्यादा हो तो ज़मीन लिखाओ, और नहीं तो बस बाल बच्चा के लिए कुछ ज़मीन वहीं खरीद दो, यही सोचता है। कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता वो। और उससे थोड़ा धनी मनी होता है तो सोचता है कि चलो वही थोड़ा बुद्धिमान भी है, पैसा वाला भी है, तो शेयर मार्केटिंग में, सूद वाला काम, ये सब काम में लगाता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ये सब करता है उसे। इसी तरह का जिंदगी चलता रहता है गाँव में, कुछ ज़्यादा नहीं कुछ होता है। अब देखिए उसने क्या बनाया, सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया फिर से, क्योंकि वो संस्था ठीक से काम नहीं कर रही है। राष्ट्रीय आय का गठन जो किया गया वो कथी था, फिर भूल जाते नाम का, तो उसका नाम था, हाँ, राष्ट्रीय आय संगठन ठीक ठाक काम नहीं करता। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया, समिति, ये ठीक ठाक काम नहीं किया, तब ने एगो नया संगठन बनाया। तुम देख रहे हो, अरे ध्यान नहीं दे रहे हो,
इधर आओ, क्या नाम है, आगे चले आओ। हाँ तुम्हें करें आगे, ध्यान नहीं, आगे चले, आगे यहाँ पे आओ, बगल में बैठो। हाँ वो आ गया, वो आ रहा है, वो समझ गया, वो अपना आगे बैठिए। बगल क्या क्लास में बैठते हैं तो ध्यान है ना, हर एक एक छने फने बदल रहा है मन। आगे बैठिए, आगे आगे, सबसे आगे बैठिए, देखे चलेंगे आपको, विशेष कृपा बने आप पे। ज़्यादा बदमाशी किया तब यहाँ बैठाएंगे बगल में अकेले। देखिए ना ना बुरा का बिठाएंगे हैं, पे लगाएंगे, डेस्क में लगवा कर बिठाएंगे। क्या बैठो मेरे सामने एकदम, तो बैठ मेरे सामने मैं पढ़ाता रहूँ। गाना दूसरा है, तो बैठ मेरे सामने मैं देखता रहूँ। देखिए तो 1954 में उन्होंने गठन किया राष्ट्रीय संगठन का, क्या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये स्थापना काफ़ी अच्छा रहा। यह संस्था जो है नियमित रूप से राष्ट्रीय आय की गणना कर रहा, नियमित रूप से हर साले इसका मतलब रिपोर्ट अच्छा जा रहा था। सरकार इसी पे अभी भी यही संस्था चल रही है और यही संस्था हमारी राष्ट्रीय आय की गणना करती है और इसमें भी वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकलता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एक संस्थान है, तो इसमें कर्मचारी को भाई चाहिए ना, तो कर्मचारी कौन बनेगा, पढ़ा लिखा इंसान ही नहीं बनेगा ना। इसका हर साल वैकेंसी लगभग 2 साल पर 3 साल पर निकलता रहता है। मेरा कई को दोस्त इसमें जॉब कर रहा है, इसमें केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है ना, कई को दोस्त जो इसमें जॉब कर रहा है, उसका काम होता है पता करना वो सब। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय की गणना प्रकाशित किया, नियमित रूप से हर साले रिपोर्ट भेज रहा था। इससे फायदा होने लगा, सरकार को पता चलने लगा, हम लोगों को पता चलने लगा कि हमारा देश कितना कमा रहा है, कितना आमदनी हो रही है, ये जानकारी होनी चाहिए हम लोगों को। और इससे हमारे अर्थव्यवस्था का सृजन हुआ, विकास हुआ। जब आप ये जानिएगा ना कि मैंने इतना कमाया इतना गवाया, तो आप रणनीति भी बनाते हैं कि इतना कमा के इतना गवा रहे हैं, तो इतना बचाने के लिए कितना कमाना होगा और इतना कमाई कहाँ से होगा, सोचते हैं। और सोचते हैं ना तो दिन में प्लानिंग करते हैं। तो कल होकर आप कहते हैं कि चलो हम तो बाजार में, मान लो कोई सब्जी बेचने वाला है, मान लो कोई बाजार में सब्जी बेचता है, तो सोचता है कि हम सब्जी बेच के इतना कमा रहे हैं, इतना बचा रहे हैं, तो क्यों प्लानिंग बनाता है कि कुछ पैसा ज़्यादा बचत करना है, तो क्या करता है, फल का काउंटर भी लगा लेता है। वो ये सब्जी के साथ साथ कुछ फल भी बेच लेते हैं। कुछ इनकम बनाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना जी। कुछ और दिमाग लगाता है, चलो भाई बाजार में कुछ और डिमांड होता है, उसको भी 2 ऐड कर लेते हैं, तो कुछ पैसा उससे भी आमदनी हो जाएगा, 2 पैसा जो भी हो। नहीं होता है, देखते हो अगर बाजार में लोग कितना, देखिएगा कि एक ही जगह पर बहुत सामान रख ले जाएगा। अब कन्फ्यूज जाइए कि सब्जी बेच रहा है कि चप्पल बेच रहा है कि अदरक बेच रहा है कि फ्राक बेच रहा है। वो क्या कहें, कपड़ा वाला कि सब्जी वाला कि चप्पल वाला, कन्फ्यूज रहिएगा आप। और एक व्यक्ति तो हमारा बचपन का ही मतलब क्लासमेट ही है, जो बाइक पर कभी कभी घूमता है, तो उसके बाइक पे जो अगर देखिएगा रुकवा के, तो उस बाइक में रहेगा चप्पल के ऊपर धनिया के ऊपर टमाटर के ऊपर ये, बगल में फ्राक, बगल में खिलौना, बगल में पूरा मॉल है, चलता फिरता मॉल। उससे हम पूछे कि ये क्या करते हो, आप समझते नहीं हैं सर जी, उमेश जी आप समझते नहीं हैं। मेरा रात को गणना होता है कि भैया रात में हमको इतना कमाना है कल, और उसको कमाने के लिए हमें जो चीज़ रखना पड़ेगा ना वो हम रख लेंगे, बस हमको कमाना है। अब गांव में गए, बेच रहे थे, कौन आदमी कहा चप्पल बेच रहे थे, तो कहा कि अति रस ना लेके आओ जी, बेच रहा, पाउटी खाई थी सुबह चाय में बोल के, तो रसों को पे लटका लगा दो। कल कोई कन्या निकली, तो कहा लहसुन लेके आई थी, लहसुन ना रखे सी, बिहान ले आए, बिहान कितना लें 2 किलो, ठीक है, बिहान से लहसुन बेकार हो। ये मॉल बना लिया और कमाई अच्छा खासा कर रहा है वो, करा के दिन में आराम से 1500-2000 कमा लेते हैं। हम कहीं इतना करके 1500 कमा 2000 कमा लेते हो, बाप रे, बताओ तो बहुत बड़ी बात है। नो टैक्स, नो अरे 2000 कमा भी रहे हो आप, मालिक भी हो, तो कोई गलत बात हो ही नहीं, कोई गलत बात नहीं है। और वही लोग आगे चल के या तो मॉल बनाते हैं, मॉल का कंसेप्ट इसी से आया था। हाँ, मॉल कैसे बना है लोगों का, एक मॉल में सब सामान कैसे रखता है, देखते हैं अभी एस स्मार्ट बाजार जो खुला है, उसमें क्या है, सब्जी भी है ना। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया लोगों का, इसी से कॉन्सेप्ट आया होगा कि आदमी की जो जरूरत है वो एक ही जगह मिल जाए, इसी पे मॉल बना हुआ था। मल्टी डायमेंशनल मॉल में जाइएगा तो एक ही में सब्जी बिकता है, उसी में कार भी बिकता है, सुई से लेकर कार तक मिल जाएगा आपको। उसमें सुई भी 1 रुपया का मिल जाएगा, और 50 लाख का कार भी मिल जाएगा उसमें, उसी दुकान में, एक ही दुकान में। उसको मॉल कहते हैं। बताइए, एक ही दुकान में सुई से कार तक बिकता है,
सब्जी फल सब कुछ है। जो कंपनी का कपड़ा लेना हो, कंपनी रेमंड्स का, डिमेंड्स का, सबका अलग अलग एक स्टॉल लगा हुआ है। जिस कंपनी का मोबाइल खरीदना उस कंपनी का मोबाइल का स्टॉल लगा, ओप्पो वीवो सब लगा हुआ है। जब सब खरीदना खरीदिए, एप्पल सब का लगा हुआ है। ये है मल्टी डायमेंशनल प्रकार का प्लानिंग। अभी शिमला में तो नहीं हुआ है, होगा। अभी तो वो खुल गया ना, वो तो शुरुआत है। अभी देखिए कितना खुलेगा वो। सिर्फ कपड़ा, हम लोग के दिमाग में था कपड़ा वाला मॉल होता है। कपड़ा वाला मॉल नहीं होता। मॉल का मतलब क्या है? सारा सामान उपलब्ध हो उसमें। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घुसे तो पूरा कटाइया के निकले उसमें। और आज इतना सामान दिखाएगा आपको, इतना सामान दिखाया कि आज नहीं तो कल खरीदेगा जरूर उसमें। आप 4 दिन मॉल में जाइए, पक्का कहीं ना कहीं खरीद के आइएगा उसमें से। आप लगातार मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे देखिए, कुछ ना कुछ ऑर्डर जरूर कर दिएगा आप, गारंटी है। बिना ऑर्डर के लिए रहा ही नहीं होगा आपको। कहता है उसका एक वो थी में जो दिखता है वो बिकता है। मॉल वाला कभी आपको मना किया है कपड़ा मत पहनो, चप्पल मत ट्राई करो, तुम मॉल में आए तो खरीद के जाओ, तुम उस समय सीएससी में यूज कर रहे हो, लिफ्ट में जा रहे हो, खरीद नहीं रहे हो कुछ 1 रुपया का सामान, कभी बोला है? कभी नहीं बोलेगा वो। क्या बेटा तू जितना यूज करना कर, बाहर दिन तो एसी में बैठ, हमारा तो एक दिन जाके जाएगा बुआ। आए तो कल खरीदेगा जरूर तू हमारा में से, खरीदवाइए कि छोड़ेगा तुमसे वो। तो कितनों कोशिश कर लो नहीं खरीदने का, खरीद लेगा। खाली पैसा तो रहना चाहिए। उसका रणनीति बहुत तगड़ा है। ऊपर हेड क्वार्टर कुछ और बैठा है कोई आदमी, जीनियस माइंड का आदमी है वो, MBA किया हुआ है। वो सब कोई मामूली आदमी सबका मॉल नहीं है। तो भाई अंबानी का मॉल है वो, अंबानी का मॉल है वो। हाँ तो आपको क्या लग रहा है? कोई नॉर्मल आदमी का मॉल है वो? नॉर्मल आदमी को पावर लगेगा कि गरीब के बच्चा एसी में बैठेगा और लिफ्ट में घूमेगा? घूमो घूमो, एक दिन खरीदोगे जरूर। देखो तो ये है, बहुत बड़ा प्लानिंग है, बहुत बड़ा प्लानिंग है वो। सब बिजनेस का बहुत बड़ा प्लानिंग है। शिवहर एक डेवलपिंग जिला है। शिवहर में विकास हुआ नहीं, शिवहर में विकास बहुत भयंकर होने वाला है। सबके नज़र शिवहर पे है। शिवहर में जिसका घर है, शिवहर में जिसका दुकान है, जिसका ज़मीन है, उसका भाग उधर तुरंत हो जाएगा, तय है। क्यों? शिवहर में दिल्ली इतना महंगा ज़मीन मिलता है। दिल्ली इतना महंगा, जितना महंगा दिल्ली में मिलता है उतने महंगा ज़्यादा मिलता है। रूम रेंट भी महंगा है उससे शिवहर में। आबादी क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल कम है, आबादी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप संभावना ही नहीं है कि ज़मीन मिले ज़्यादा। तो जो बाहर के लोग सब हैं सब आके सब शिवहर में बस गए। अपने जितना भी ज़मीन है अपना दिकुली से लेके शिवहर के बीच में सब बाहरी लोग खरीद चुका है। ये कोई ज़मीन नहीं मिलेगा, सब खरीद चुका है बाहर के लोग। सब बड़ा बड़ा इन्वेस्टर खरीद लिया। अपना चौक के, अपने बाजार के सामने जो ज़मीन से देख रहे हैं ना, आमरा सब भयंकर आदमी सब खरीदा। कर्नाटक के लोग खरीद लिया। वो आपका जो स्कूल है ना, सरकारी स्कूल, वहाँ से महंत के बीच में जितना ज़मीन है सब कर्नाटक के लोग कंपनी खरीद चुकी है। कर्नाटक की कंपनी खरीद चुकी है। उसमें क्या बना जानते हो? उसमें बनेगा मल्टी डायमेंशनल। तो उसमें सब में प्लॉटिंग होगा, सब में घर बनेगा और घर बना के बेचेगा वो, अपार्टमेंट। और यहाँ पे कमरौली में जितना देखो ना, देवकुली से कमरौली के बीच में, यहाँ पे बड़े बड़े पदाधिकारी लोग रूम लेके रहेंगे, रूम रेंट लेके रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपार्टमेंट बनेगा, बड़ा 20-22 मंजिल मकान बनेगा इधर अपने घर के सामने गाँव के सामने बड़ा 20-30 मंजिल मकान बनेगा। और उस मकान में सब में रेंटेड रहेगा। ऑफिसर, BDO साहब भी बने, सब ऑफिसर लोगों का थी रहेगा कॉलोनी। उसमें लोग रहेंगे, सरकारी कॉलोनी नहीं, प्राइवेट। और उसमें आप खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, रूम खरीद सकते हैं, अपार्टमेंट खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं, जो खरीदना खरीद सकते हैं। ये सब अपने गांव के सामने सब होने वाला इधर। हमको पहले पता है, हमको नहीं, बहुत लोगों को पता है ये बात। जिन लोगों को भी आगे तरक्की करना है उन लोगों को पता है ये बात कि आगे ये सब हो रहा है, हो जाएगा। और जिन लोगों को दुनियादारी से मतलब नहीं है, वो बेचारा फ्री फायर में घूम रहा है, फ्री फायर में दुनिया चला रहा है, कॉस्ट्यूम बदल रहा है। अभी तो नहीं हो पाएगा। हाँ हो जाएगा, 2 घंटा में फ्री हो जाएंगे। देखिए अब क्या है कि तो इसलिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपना डेवलपिंग जिला है, अपने गांव का तस्वीर भी बदल जाएगा, बहुत कुछ बदलेगा। अभी हम लोग बहुत विकसित होने वाले हैं। सारा आपको पता नहीं है, जान लीजिए धर्मपुर के बहुत ऐसे लोग हैं जो विस्थापित हो रहे हैं। दिमाग लगाया तब ना होगा।
ये सब आगे जो अमीर बनना होता है ना, वो 50 साल आगे को सोचता है, 50 साल आगे क्या होने वाला है। और जो गरीब होता है ये सोचता है कि अभी का काम अभी होता है, कल के बारे में बात सोचेगी। जो जिसको 20 विद्यार्थियों का IAS बनना है, IPS बनना है, डॉक्टर बनना है, वो कल सोचेगा नहीं, वो 8वें में 9वें में सोच लिया था और कर रहा है काम और बन जाएगा। हाँ तो ये सोच रहा है अच्छा मैट्रिक इंटर कर देना, सोच भाई अधिक होती भगवान भरोसे चल रहा है, उसे कुछ नहीं कर पाएगा, चपरासी का नौकरी भी नहीं मिलेगा उसको। हाँ एक बात है, जो डॉक्टर IPS का सोचा है वो ना डॉक्टर बनेगा ना तो प्राइवेट जब क्लिनिक खोल लेगा, ना क्लिनिक खोलेगा तो नर्सों से गया, कहीं ना कहीं सेटिंग उसका हो ही जाएगा। आज जो नहीं सोचा है, इस सोच रहा है कि बाद में सोच लेंगे, यकीन मान लीजिए कुछ नहीं कर पाएगा। क्या करेगा, उसको तो सोचे भी नहीं कि 8वां 9वां में से अभी भी नहीं सोचा है कि क्या करना है उसको, तो ये सोच रहा है कि बस क्लास से छुट्टी कब होगा। वो कुछ नहीं बनता है, चपरासी भी नहीं बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे, इसकी गणना की प्रमुख विधियों को बताइए। आपको बताइए कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, बता दिए। राष्ट्र की कुल आय को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना की कई विधि है। कैसे पता करें कि क्या है आमदनी किसी लोगों का, राष्ट्र की संपत्ति क्या है, मानेंगे ना। एक राष्ट्र की आय की गणना कैसे कीजिएगा, आप ही को बताएंगे, बताइए देश की गणना कैसे कीजिएगा। तो उसका अलग अलग तरीका है। सबसे पहला तरीका क्या है, अनेक प्रकार की विधि है। पहला विधि का नाम कहाँ बताया गया, नहीं दिया गया, इसका विधि बहुत सारा आता है, विधि का नाम कहाँ दिया है। राष्ट्रीय आय की गणना की अनेक प्रकार से की जाती है। चूंकि राष्ट्रीय आय व्यक्तियों की आय के माध्यम से उत्पादन अथवा मौद्रिक मूल्य का आय प्राप्त करता है और इसीलिए इसकी गणना जब उत्पादन के योग के मूल्य के द्वारा होता है। हाँ देखिए राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, किताब में आपको पॉइंट बना के दिया हुआ है, कर जाइएगा देखिएगा, उसको पढ़िएगा, आज ही पढ़िएगा। यहाँ पे सबका संक्षिप्त रूप बता समझा, मतलब बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो रहा है तो छोटे छोटा करने के चक्कर में सबको नहीं, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताया गया। देखिए अभी आपको बताया कि जितना साल में उत्पादन हुआ है, जो सेवा मिला, उसका मौद्रिक मूल्य क्या है। पहला तरीका ये है। अगला है राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है कि राष्ट्र के जो व्यक्ति हैं उसका आय क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी है वो निकाल लीजिए। आय गणना विधि कहा जाता है इसको, आय का पता लगा के, किसी आमदनी कितनी हो रही है आय का पता लगाइए, वो आय प्रत्येक आदमी का आय पता कीजिएगा तो राष्ट्रीय आय पता चल जाएगा आपको। अगला है व्यय विधि कि आदमी खर्च कितना कर रहा है, क्योंकि आदमी कोई भी आदमी कमाता है तो कमाता क्यों है, कोई भी आदमी क्यों कमाता है, खर्च करने के लिए करता है ना। चाहे वो जमीन खरीदने में खर्च करे या दवाई खरीदने में खर्च करे, खर्च तो होगा ही। पैसा क्या करेगा, एक मिनट सुनिए, पैसा का दो तरीका है। आपके पास पैसा आ रहा है तो आप या तो किसी में खर्च करें तो इन्वेस्ट करिएगा, ये नहीं करिएगा। इन्वेस्ट में क्यों कीजिएगा, फाइनली तो खर्चे करने के लिए कर रहे हैं ना। चलो 1 लाख लगा दिए सूद पर, कल होके हमको 1,10,000 रुपया मिला तो करेंगे क्या आप, तो फिर लगा देंगे, फिर 1,20,000 रुपये, फाइनली क्या करेंगे, तो फिर लगा देंगे, तो फाइनली करेंगे क्या अंत में, तो नहीं हम नहीं करेंगे, हमको दया लग रहा है, माया लग रहा है, 1 लाख कमाने में बड़ा मेहनत लगा था, तो आप नहीं कीजिए, आपका पोता कर लेगा, बेटा कर लेगा, करेगा तो खर्च ही ना, तो क्या करेगा, इन्वेस्ट करके रख देगा। ठीक है, इन्वेस्ट करेगा, तो इन्वेस्ट कर क्यों रहे हो, सारे लोग कहीं क्यों कमा रहे हो, खर्च करने के लिए तो कर रहे हो, इन्वेस्ट भी करते हो खर्च भी करते हो, इन्वेस्ट भी तो खर्च करने के लिए कर रहे हो। ऐसा तुमसे ये पूछे जन्म क्यों लिए हो, तो कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, फाइनली मरने के लिए, सीधा बात बोले तो मरने के लिए। ये तो तय है कि नहीं है, बताओ। तुमसे कोई पूछे कि जन्म क्यों लिए हो, फाइनल बताओ हमको, तो ये करने के लिए, वो करने के लिए, ऐसे फाइनली हम एक बात समझे बोलते हैं, मरने के लिए। अब इसके आगे तुम बोल के दिखाओ कि गलत बोले क्या, जन्म क्यों लिए हो, मरने के लिए, मरोगे एक दिन, आज नहीं कल, 200 साल बाद बड़े मरोगे तो जरूर है। तो फाइनली तुम्हारा क्या हुआ, मौत, हमारा क्या हुआ, मौत, सबका मौत होगा ना जी, कोई अमर बन के नहीं आया है, तो फाइनल डिसीजन हम लोग का क्या होगा, मौत। उसी प्रकार से पैसा का फाइनल चीज क्या है, खर्च, उसका मौत वही होता है, खर्च, पैसे का मौत वही होगा, खर्च। जैसे आदमी का फाइनल जन्म इसलिए हुआ था, फाइनल लास्ट में कहाँ जाएगा तो मौत होगा,
एक नदी निकलती है, निकली जहाँ से भी हो, बहती कहीं से भी हो, जाएगी कहाँ पे? नहीं, भगा के खाई नहीं खाइए, और उससे जो में गिरती है, मतलब जाएगी कहाँ पे? समुद्र में। नदियाँ कहाँ जाती है? तो नदियों का जन्म जहाँ हो, मरण कहाँ होगा? समुद्र में। पैसा कहीं भी उत्पादित हो, किसी भी तरह से कमाओ, हुआ क्या? खर्च। आदमी कैसे भी जन्म लिया हो, कहीं भी जन्म लिया हो, हुआ क्या? मृत्यु। तय है, एकदम फिक्स चीज है, इसको बदल नहीं सकते हो। तो व्यय विधि से भी पता कर सकते हो कि व्यय कितना हो रहा है, इससे भी पता कर सकते हो तुम कि आदमी कितना आमदनी है, उसका खर्चा से भी पता लगा सकते हो तुम। नेक्स्ट अगला है, हम देखते हैं कि उत्पादित वस्तुओं का मूल्य विभिन्न स्थितियों में अलग अलग होता है। तो हाँ, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए सबसे अच्छा है मूल्य योग विधि। क्या है? मूल्य योग विधि। सारा चीज का मूल्य को योग कर लो, जोड़ लो, हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज बनता है ना, तो उसका कोई ना कोई मूल्य होता है। जैसे किताब है तो किताब, एक पेन का एक मूल्य है, कितना मूल्य है? तो फाइनल इतना मूल्य है, 5 रुपये का पेन है, तो हम 5 रुपये का पेन निकाल लिए, तो ये पेन जहाँ भी गया हो 5 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करा रहा है, 5 रुपये का औकात है इसका। जिस कंपनी से निकला था वो 1.5 रुपये का पेन था, 1.5 रुपये का पेन था, उस पर स्टिकर सट गया, 1 रुपया बढ़ गया, फिर वो पैकेट में पैक हो गया, 2 रुपया बढ़ गया, जस्ट बिल लग गया, 1 रुपया बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते 5 रुपये में आ गया आपके पास। घूमते घूमते उतना का पेन, कोई भी चीज़ खरीदना थोड़ी ना होता है वो, उसका रियल मूल्य। आप जो जीन्स खरीदते हैं, जीन्स का कीमत बहुत कम होता है, 50 से 100 से लेकर 200 तक का जीन्स का होता है। मैक्सिमम जीन्स बढ़िया क्वालिटी का होता है 500 तक का होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होता। हम लोग 5,000 में जीन्स खरीद रहे हैं, मूल्य है जीन्स का। फैक्ट्री जैसे आप सुनते हो, जीन्स का अच्छा अच्छा फैक्ट्री का नाम बता सकते हैं आप, कंपनी का नाम? जैसे हम बताते हैं कुछ, स्पार्की, फ्लो, और क्या होता है? फ्लो होता है, और क्या होता है? फाइल और किलर, हाँ किलर का, हाँ मुफ्ती, और डॉलर, और जॉकी, है ना? चले बता दिए। अच्छा हाँ लेवाइस, अच्छा ये सब है ना? अच्छा ठीक, बहुत अच्छी बात है। ये सब कंपनी का अपना जीन्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, आपको जानकारी नहीं होगा। जितना भी कंपनी का नाम बताया है, उसका अपना जीन्स का फैक्ट्री नहीं है, वो सब जीन्स खरीदती है। जीन्स जहाँ बनती है वो 500 में, जैसे आपका किलर हो गया, बढ़िया फैब्रिक वाला उसका डील होता है, बढ़िया फैब्रिक। किलर का वो जीन्स 2000 से स्टार्ट होता है ना? अब सोचिए, मेरा मत देखिए, हमारा 200 का है तो अब देखिए किलर का जीन्स कितना का था? 2000 से स्टार्ट हो रहा है। तो वो बेस्ट फैब्रिक का जीन्स जो है ना, उसे डील कर लिया, और बराबर किलर का जीन्स से डील कर, किलर वाला खरीद लिया, और उसमें क्या किया? अपना ब्रांड चिपका दिया, स्टिकर छपा दिया, मोड़ मरवा दिया, हो गया। अब वो 500 का जीन्स जो खरीदा था, वो कितना का हो गया? 2500 का। और मार्केट में 2500 में आराम से लोग खरीद लेता है। और वही जीन्स के कंपनी वाला अगर स्टिकर लगा के, अपना स्टिकर लगा के अगर मार्केट में बेचने आएगी, तो उसका 600 रुपया कोई नहीं देगा। क्यों नहीं दे रहा 600 रुपया? नहीं भैया, तो गारंटी है, तो नाम कुछ नहीं है, कौन है? किलर लेंगे किलर के शोरूम से, तो गारंटी है उसका कि हम जानते हैं कि किलर का जीन्स खराब नहीं होता है, एकदम मस्त होता है जीन्स, पहनने में एकदम आरामदायक होता है, फटेगा नहीं, स्ट्रेचेबल होगा, देखने में लगेगा कि भिखारी वाला जीन्स है, मगर बहुत कीमती जीन्स होता है, बहुत आरामदेह होता है, पहनने का तो मखमल जैसा लगता है एकदम, सही में तो चूहन नहीं होता उससे, कहीं दिक्कत नहीं हुआ बैठने उठने में, बहुत मस्त क्वालिटी का जीन्स होता है वो। तो लोग को विश्वास है किस चीज़ पे? किलर पे। जीन्स पे विश्वास नहीं है, किलर पे विश्वास है। किलर हमको कभी ठग नहीं सकता है। हाँ, डुप्लीकेट माल हो अलग बात है, उसका भी डुप्लीकेट आ जाए तो अलग बात है, मगर किलर का ओरिजिनल वाला से आप जब खरीद रहे हैं तो आप एकदम बेफिक्र रहिए। मुफ्ती का ओरिजिनल खरीद रहे हैं, बेफिक्र रहिए आप। जो कि का ओरिजिनल खरीद रहे हैं, बेफिक्र रहिए, नहीं कपड़ा फटेगा, नहीं फटेगा, वो एकदम बेस्ट क्वालिटी का देगा वो। मगर कंपनी बना कहाँ से है? तो वही सब फैक्ट्री से बना है, एक ही फैक्ट्री से लेके जा रहा है। अब एक ही फैक्ट्री में किलर भी ले जा रहा है, स्पार्की भी ले जा रहा है। अब स्पार्की का जितना ब्रांड वैल्यू है वो 1200 में बेच रहा है, और किलर थोड़ा सा तरीका वो 550 का लेके 2500 में बेच रहा है, वो 1000 का लेके 500। जैसे कि देखिए, स्पार्की 500 में जींस खरीदा, 1200 में मार्केट में बेच दिया। किलर 550 का जींस खरीदा, 2500 में बेच दिया। उससे भी महंगा कंपनी होगा, वो 600 का जींस खरीद के 5000 में बेच रहा है। जींस एक ही जगह से खरीदा रहा है, वो बात करें, बस थोड़ा सा 50-50 का अंतर हो रहा है, यहाँ पे 1,000 का अंतर हो रहा है। उसका अपना कंपनी थोड़ी ना है जींस का बनाने का, वो ब्रांड है। अच्छा, फ्लिपकार्ट अमेजन का अपना दुकान है? नहीं है।
उसका दुकान में सब सामान है। फ्लिपकार्ट को कोई भी अपना सामान नहीं है, एक भी सामान नहीं बनाती है वो, अब फ्लिपकार्ट पे सब सामान मिलता है। ये है ब्रांड मार्केटिंग। सामान बनाओ, सामान बनाने वाला कम कमा रहा है, बेचने में ज़्यादा कमा रहा है। जो आलू उपजा रहा है वो कम कमा रहा है, जो आलू का व्यापारी है वो ज़्यादा कमा रहा है उससे। समझ रहे हैं? ये सब मार्केटिंग कहलाता है। इस बाद में पढ़िएगा तो जानकारी, इसको तो MBA करना पड़ेगा आपको। हमें सोचते हैं काश MBA, सबसे बढ़िया पैसा ना भाई MBA कर लो भाई। MBA करने का बड़ा मज़ा आता है, मार्केटिंग समझ में आता है पूरा छुट्टा। कुछ करो या ना करो, MBA बहुत मस्त होता है। MBA करो, बहुत पैसा है उसमें, बहुत पैसा, अथाह पैसा कमा सकते हो MBA करके। तो MBA करके बहुत मस्त पैसा कमा सकते हो। MBA कर लो, इंटर करने के बाद MBA कर लो, बहुत मस्त करियर है उसमें, कभी ख़त्म नहीं होने वाला करियर। IPS UPSC बहुत बढ़िया है, डॉक्टर मेडिकल बहुत अच्छा है, ये तो हमेशा के लिए रहा है। मगर पैसा वाला ज़्यादा कमाना है तो MBA कर लो, उससे ज़्यादा पैसा किसी में नहीं है। सबसे ज़्यादा पैसा पावर कमाना है तो IAS बन जाओ, और किसी के रोब में नहीं रहना था, वकील बन जाओ, जज बन जाओ, किसी के रोब में नहीं रहोगे। देखो तो ये सब बातें हैं। जिंदगी भर ऐसे मरना है तो टीचर बन जाओ, सबसे घटिया काम। ये टीचर का काम सबसे घटिया होता है। सबसे अच्छा MBA में करो और जॉब में एकदम बड़का का बिजनेस चलाओ। देखिए अगला क्या है कि अंत में व्यवहारिक संरचना के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। व्यवसायिक आधार पर भी की गई है गणना को, व्यवसायिक गणना करके। देखिए पैसा की गणना करने का अलग अलग तरीका है। इसमें एक होता है व्यवहारिक, व्यवहार के आधार पर भी लोगों का पता करते हैं कितना आमदनी है उसका। उसके बाद आता है व्यवसायिक, व्यवसाय का भी पता करता है कितना व्यवसाय करके कमा रहा है, उससे भी पता चलता है। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका राष्ट्रीय आय गणना करने की विधि, मगर इसमें उतना अच्छा से नहीं लिखा गया है जितना अच्छा से किताब में दिया गया है। हम बात कर रहे हैं, आप लोग घर पे जाके पढ़िएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, पॉइंट बाय पॉइंट बना के दिया हुआ, एकदम अच्छा से हिंदी में लिख दिया हुआ है। यहाँ पे हम बहुत कुछ हटा दिए, इसलिए तो बहुत लंबा था ये क्वेश्चन, छोटा करने के लिए बहुत हटा दिए। सब लिखते हैं तो समझ में बहुत ज़्यादा आता, तो फिर लिखने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए हम हटा दिए। चलिए आगे देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है। ये तो समझाना नहीं पड़ेगा, समझ में आइएगा। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, जो भागफल प्राप्त होता है उससे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? देश की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। दोनों में अंतर होगा। देश का पूरा आमदनी कितना है, इतना है तो राष्ट्रीय आय है, और उसी राष्ट्रीय आय में क्या भाग देते हैं? देश की जनसंख्या, तो क्या कहता है? प्रति व्यक्ति आय। दोनों में यही अंतर है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह लाभप्रद है, वर्णन करें। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से क्या भारत के लिए लाभदायक है, लाभप्रद है? ये कोई बात हुआ? ये कोई कहे तो तेरा घर में पैसा आमदनी होने लगा है, तुम्हारे लिए फायदा की चीज है? ये तो प्रश्नों बड़ा अजीब लग रहा है हमको। राष्ट्रीय आय में वृद्धि माने आपके पैसा में आमदनी बढ़ गया है, बढ़ रहा है, तो क्या आपके लिए लाभदायक है? आपके घर में ज़्यादा पैसा कमाने लगा लो तो लाभदायक नहीं है आपके लिए? अजीब हाल है भैया, बहुत लाभदायक है, बहुत ज़्यादा लाभदायक हो गया। आपके पापा की आमदनी धीरे धीरे बढ़ रही है तो आपके घर में सुविधाएं भी तो बढ़ रही है ना। देखिए ना, गौर से देखिए, सुविधाएं बढ़ती होगी। अब पापा की आमदनी घट रहा है तो सुविधाएं घटती होगी। आमदनी बढ़ा हुआ है, टीवी खरीदा रहा है, कभी फ्रिज खरीदा रहा है, कभी वॉशिंग मशीन खरीदा रहा है, कभी ये खरीदा रहा है, कभी वो लग रहा है, बिना कल ही लग रहा है सब कुछ। आपके बिना मतलब साइकिल को नया साइकिल रेंजर खरीदिए हैं, बताइए, आपकी साइकिल था ही नहीं, फिर नया साइकिल खरीदिए। स्कूटी खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, क्या कारण है भाई? पैसा इतना तो आ रहा है, आमदनी आ रहा है तो चलो कुछ लगा देते हैं बच्चों को, है ना। कपड़ा मेरा मांगले दिन मिल रहा है, नया जूता खरीदा रहा है, अपने मने मेरा मांग ले। आज जब आमदनी नहीं रहेगा तो मांगने पर भी नहीं मिलेगा, वेटिंग लिस्ट में रहेगा कि रुको अभी इसका चिंटू का खरीदा रहा है, ड्रेस से आना है तो अगले साल हो जाएगा। कौन ड्रेस चल रहा है? स्कूल ड्रेस पे भी आफत है। जब पैसा कम रहेगा ना तो खाने पे आफत होता है, ड्रेस से ड्रेस होता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, ये आय जो का सीधा संबंध होता है। तो जब एक परिवार में ये चीज़ हो रहा है तो परिवार और देश में क्या फर्क पड़ रहा है? देश का ही तो छोटा रूप परिवार होता है। देश का छोटा रूप क्या है? परिवार है।
आप देश को देखने से पहले परिवार देखिए, परिवार समझ गए, देश समझ गए। एक देश में अलग अलग राज्य हैं, आपके आप घर में भी अलग अलग कमरे हैं, है कि नहीं है? अगला है, किसी राष्ट्र की राजनीतिक स्थिति का आकलन तब होता है जब देखिए, किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का आकलन का सर्वाधिक विश्वसनीय मापदंड है। आर्थिक स्थिति का आकलन करना बहुत जरूरी होता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से, देखिए उधर का कुछ लड़की है ना, वो अब कंटिन्यू गपशप कर रही है, 1 मिनट भी यहां नहीं देख रही है। वो काहे ऐसे कर रहे हो? मनु हो गया तो चल जाओ घरे, ये हाल है। अब 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़े नहीं हो, बताओ इतना तुम कर रहे हो। कितना अजीब बात है, बताओ। क्लास में टीचर यहाँ पे समझा रहे हैं लाइन में लाइन, और तुम 1 बजे में उठा के मंजर भी नहीं देख रहे हो। इधर इतना एकड़ नहीं ना बनोगा, ठीक नहीं ना जाओ, ऐसा नहीं करो। ऐसा करने बहुत गलत चीज़ हो जाता है ये सब। अरे भैया कब ये सब जो कर रहे हैं, क्या कहें। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा। जितना देश का आय बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा। इसका उल्टा भी कह सकते हो, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा। गलत बोल रहे हैं क्या? प्रत्येक आदमी जब ज़्यादा कमाएगा तो देश का आय नहीं बढ़ जाएगा, वही राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा। दोनों बात उल्टा भी कह सकते हो इसको। आर्थिक विकास का सही मापदंड है कि आर्थिक विकास कब होगा? जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा। बिना उत्पादन बढ़ाए लोगों के आय में वृद्धि नहीं हो सकती है। आप जो सोच रहे हैं कि बिना उत्पादन बढ़ाए मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो आमदनी बढ़ जाए, नहीं। आमदनी लोगों का कब बढ़ेगा? जब उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो आमदनी भी बढ़ेगा, और नहीं आर्थिक विकास होगा। उत्पादन जब तक नहीं होगा ना तो आमदनी बढ़ेगा ना आर्थिक विकास होगा। वास्तव में राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारत का सचमुच विकास होगा। सही में अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा तो भारत का विकास भी संभव हो पाएगा। साथ में ही विकसित देश की श्रेणी में आ सकेंगे हम लोग। अभी तक क्या है? विकासशील देश है। क्या है? और हमारा उत्पादन बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, घर घर में लोग उत्पादन करेगा तो क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो देश का क्या होगा? विकास होगा, और हम लोग विकासशील से विकसित हो जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग अमेरिका के सर से सर मिला के एकदम कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। अमेरिका जापान जो चल रहा है, हम लोग को कुछ नहीं समझता है। उन लोग कहता है कि क्या है, भारत के लोग कितना कमाते ही हैं, बहुत कम कमा रहे हैं हमसे, अभी बहुत पीछे होते। जापान 2045 में जी रहा है, हम लोग 2025 में जी रहे हैं। जापान हम लोगों से 20 साल आगे चल रहा है, चाइना का हम 10 साल आगे चल रहा है। सब आगे चल रहा है, मतलब क्या? ऐसा नहीं कि हमें 2045 हो गया है, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि उसको तरक्की ज़्यादा हो गया है। जापान में जो अभी तरक्की है, हम लोग में 2045 में होगा, तब तक वो आगे निकल चुका रहेगा, है ना? तो बताइए हम लोग कहाँ आगे बढ़ेंगे? बताइए कितना दुख की बात है कि भारत में आमदनी एक तो पिछड़ा है। भारत पिछड़ा नहीं है, मतलब भारत अभी भी उतना आगे नहीं है, विकासशील है। और देखिए दुर्भाग्य कि बच्चा फ्री फायर खेलने में लगा हुआ है। सोचिए, गाली गलौज करने में लगा हुआ है, दूसरा को नीचे लगाने में, गिराने में लगा हुआ है। अरे बेवकूफ लेकर से पढ़ लिख के अच्छा नागरिक बनोगे, देश का विकास होगा तुमसे। तुम ही तो देश के मतलब करता धरता हो, और तुम ही को बिगाड़ रहे हो अपने आप को। देखो आने वाली जो पीढ़ी होगी हम ही लोग ना है, आने वाला जमाना होगा हम लोग का आना होगा। 20 साल 25 साल तक हम जमाना रहेगा, फिर हम लोग का जमाना खत्म होगा, फिर हमारे संतानों का जमाना होगा। तो हम लोग का भी तो एक जमाना आएगा, तो हम लोग क्या करें देश के लिए? देश के लिए करिए ना, लिए कुछ तो कभी कुछ का ऐसा काम किए हो देश के लिए किए हो? नहीं किए हो? कर लो ना, पढ़ाई कर लो ना, देश के लिए कर रहे हो। जो तुम पढ़ रहे हो, तुम अपने लिए नहीं पढ़ रहे हो, देश के लिए पढ़ रहे हो, समाज के लिए पढ़ रहे हो, माता पिता के लिए पढ़ रहे हो, टीचर के लिए पढ़ रहे हो, अपने लिए भी पढ़ रहे हो। हम जो पढ़ा रहे हैं सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, देश के लिए पढ़ा रहे हैं। गर्व है, हमको प्राउड है अपनी इस बात पे कि हम किसी बच्चों को साक्षर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बदले में हमको भी विकास हो रहा है, बच्चों का विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है। हम बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा, सब तो हम ही से हैं। अच्छा, देश को सुधारने से अच्छा है कि सब लोग अपनी सुधर जाए, नहीं हो जाएगा। हम देश को क्यों सुधारने जाए? सब लोग अपना अपना ही सुधर जाइएगा, देश तो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। सब लोग अपना अपना पक्का घर बना लीजिए, इंडिया में क्या हो जाएगा? पक्का घर हो जाएगा। नहीं है, सब लोग अपना अपना बिजनेस कर लीजिए, इंडिया में क्या होगा? सब बिजनेसमैन हो जाएगा। सब लोग अपना अपना पढ़ाई कर लीजिए,
सब लोग साक्षर हो जाएंगे, सब लोग मतलब सब लोग करे तो सब इंडिया ही ना बढ़ेगा। मगर यहाँ पे होता है क्या कि हमरा करने से क्या होगा, अजीब हाल है। हमरा करने से क्या होगा, हमरा करने से तो सब कुछ होगा अगर हमरा करने से क्या होगा, इना यहाँ पे कहता है सबके करे दे ना, हमने कभी तक कहा होते, अजीब हाल है। खाने में कहाँ लगी मांग लगाते हैं, क्या नहीं कहते हैं सब लोग खाइए रहा, हमने खाएंगे तो क्या होगा। सोने में क्या नहीं कहते हैं सब लोग तो सोइए रहा भर दिन, हम नहीं सोएंगे तो क्या हो जाएगा। वही में ना, वही में हम करेंगे। आप पढ़ाई होगा, कमाई होगा, काम करना होगा तो सब लोग तो करिए रहा, हमने करेंगे तो क्या होगा। वाह, नकारात्मक वाला बुद्धि में क्या होगा, आज जब वही में होता हमरो होगा। वाह वाह वाह, ये है दुनिया की रीत, क्या बात है देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किसी भी राष्ट्र की संपन्नता और विपन्नता कहाँ वहां के लोगों के प्रति व्यक्ति आय से मानी जाती है। ध्यान दीजिए, ध्यान, इस बात को एक लाइन में पूरा बातें कह दिया। ये क्या कहा आप नोटिस किए इस चीज को, क्या कह रहा है, अर्थ समझिए, इस लाइन का अर्थ समझिए। किसी भी राष्ट्र की संपन्नता एवं विपन्नता वहां के लोगों के प्रति व्यक्ति आय से की जाती है या जानी जाती है। अभी हम वही लाइन समझा रहे थे आपको, जो आपको समझा रहे थे वही लाइन ना है ये। क्या कोई राष्ट्र संपन्न है, खूब धनी मनी है, या विपन्न है, विपन्न माने गरीब है, संपन्न माने अमीर, विपन्न माने गरीब। तो कोई देश संपन्न है चाहे विपन्न है, ये पता कैसे करेंगे, तो वहां के लोगों के प्रति व्यक्ति आय से, कि वहां का प्रत्येक आदमी कितना कमाता है, इसी से पता चलेगा कि वो देश कितना अमीर है या कितना गरीब है। सब आदमी अपना अपना ही कर लो ना, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक देश संपन्न हो जाएगा। यदि यहां तो नेता कहता है कि हमारी सरकार आने दो, हम इतना पैसा देंगे, बताइए ये सोच कितना गंदा है, भिखारी बना रहा है आपको। मोदी जो है, नीतीश कुमार लालू हो, कोई भी हो, आपको ये अगर कहता है ना सरकार कि हमारी सरकार बनने दो, हम सबके घरे घरे 500 रुपया भिजवा देंगे, हर महीने भिजवाएंगे, 500 रुपया चाहे 5,000 रुपया भिजवाएंगे, वो कितना गलती। कहता कि हमारी सरकार बनने दो, सबके घर से एक बीए करवा देंगे, यही कह दो ना, खाली हो गया, उसके बाद सब अपना कर ही लेगा बिजनेस। हमारी सरकार बनने तो सबके घर व्यवसाय लगवा देंगे, पैसा क्या भिजवा रहे हो। तुम्हारा जन्मदिन पे हम 100 रुपया दे, तुम्हारा जन्मदिन था, हमको बुलाए, हम तुमको गिफ्ट में क्या देंगे, 100 रुपया दे दिए। गलती की है, बहुत बड़ा गलती की है। 100 रुपया का कोई अच्छा सा किताब खरीद कर दे रहे तुमको, है ना। बच्चे का बर्थडे था, हम गए, बच्चे का बर्थडे हो गया, उसको 50 रुपया दे दिए। बच्चा का बर्थडे था, वो खिलौना खरीद के दे देते, खेलने में मजा आता उसको। बात को समझो, जो नीड है उसको ना दो। बच्चा खुश होता है चॉकलेट से, खिलौना से, पैसा से नहीं। ये अलग बात है, बच्चा जान गया कि पैसा से ये मिल जाता है, वो अलग बात है। आपका लाइफ बनेगा आपकी पुस्तक से, पैसे से नहीं। तो आपको पुस्तक देना चाहिए भेंट स्वरूप में हमको, पुस्तक से आपका भी कल्याण होने वाला है। किताब आपका मेन साथी है, और हम लोग का नागरिक है तो सरकार को हमको व्यवसाय देना चाहिए, पैसा नहीं। नौकरी दो, व्यवसाय दो, पैसा कहाँ दे रहे हो हमको, तुम भिखारी समझ रखे हो। पैसा सबसे खतरनाक चीज देना है, भेंट किसी को पैसा नहीं देना चाहिए। अपने सरकार आपको निकम्मा बनाना चाहती है, पढ़ लिख के निकम्मा बना दे, निकम्मा बन जाए, इसके पास रोजगार नहीं रहेगा, हमारा पीछे पीछे घूमते रहेगा झंडा लेके। सरकार वही ठीक है जो ये कह रही है कि हम रोजगार देंगे, सरकार वही ठीक है जो ये कह रही है कि हम व्यवसाय देंगे, सरकार वही ठीक है जो ये कह रही है कि हम साक्षर बनाएंगे, लोगों को विद्वान बनाएंगे पढ़वा के। हाँ, सरकार वही ठीक है जो कह रही है फ्री शिक्षा दिलाएंगे, फ्री स्वास्थ्य दिलाएंगे, ये ठीक है। स्वास्थ्य फ्री कीजिए, शिक्षा फ्री कीजिए, पैसा कहाँ दे रहे हैं आप, राशन क्यों दे रहे हैं फ्री आप। निकम्मा बना दिए, कितना लोग खेत में काम नहीं करने जाता, कहते राशन तो मिल भी करता है। अजीब हालत है, कोटा तो मिल ही रहा है। बोलो, ऐसा निकम्मा बनाने का काम सरकार कर रही है ताकि तुमको लत पड़ जाए राशन फ्री के, मुफ्त का राशन खाने का।
लत पकड़िए लिया लोगों की, मुफ्त का राशन खाने का जब चक्कर पड़ेगा ना सरकार बदलने नहीं देगा वो, क्या ये सरकार है थोड़ा राशन मिले हुआ। अरे चट्टान से, वो तो तुमको आदि बना दिया, जियो की तरह तुम्हारा प्राण लेने वाला है। जियो पहले क्या किया था, क्या किया था, जियो का सिम फ्री 2016-17 में हुआ था। आप लोग उस समय बचे रहे होइएगा, हम लोग उस समय थे पढ़ा ही रहे थे 2016 में। तो उस समय क्या आया था, घूम घूम कर जियो का सिम फ्री ले लीजिए, डाटा फ्री है, जितना नेट चलाना चलाइए, कुछ रुपया नहीं डालना है, बस फ्री। सारा लोग जियो का सिम खरीद लिया, फ्री में खरीदा नहीं, ले लिया फ्री में, और डाटा फ्री में, कॉलिंग फ्री में, SMS फ्री में, कितना साल अनलिमिटेड, रिचार्ज कुछ नहीं कराना है, सिम भी फ्री में, रिचार्ज भी फ्री में, डाटा भी फ्री में, निकल रहा है आज फ्री। अब करिए फ्री। तब कहा कि महीना में 100 रुपया लेंगे डाटा के लिए, लोग कहा ठीक है काम चला लेंगे। कहा 200 लेंगे, ठीक है काम चला लेंगे। 300 लेंगे, ठीक है काम चला लेंगे। आप 400 करिए, अब काम नहीं चल रहा है। 500 में अब नानी मर रहा है, कल 1000 करेगा, अब सब मर रहा है। करिए, फ्री का सेवा लीजिए। ये है सरकार की रणनीति, जियो का रणनीति सरकार अप्लाई करेगी आप पे। बच के रहिए, जो गवर्नमेंट फ्री दे रही है बच के रहिए उनसे, नहीं चाहिए फ्री। रोजगार दो, शिक्षा दो, हम खुद बनाएंगे, खुद कमाएंगे। यदि प्रति व्यक्ति आय निम्न होगा तो विपन्न होगा, आमदनी कम है तो विपन्न होबे करेगा, गरीब होबे करेगा। अधिक होगा तो संपन्न होगा, सीधा बात है। प्रति व्यक्ति आय के समग्र रूप को ही राष्ट्रीय आय करते, प्रति व्यक्ति आय को ही जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, राष्ट्रीय आय बन जाएगा। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होने पर उत्पादन की मांग में बढ़ोतरी होगा। जब लोग पैसा ज़्यादा कमाएगा तो ज़्यादा लोग सामान खरीदने के लिए जाएगा, ज़्यादा सामान लोग खरीदने जाएगा तो लोग ज़्यादा सामान बनाएगा, ये क्रम और ज़्यादा होते जाएगा। सामान देखिए, ज़्यादा पैसा कमाएगा तो आमदनी बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगा तो लोग खर्चा करने का सोचेगा, सामान खरीदने की सोचेगा, सामान जब खरीदने की सोचेगा तो सामान बनाने वाला सामान बनाने की सोचेगा, सामान बनते जाएगा, खरीदते जाएगा, बनते जाएगा, खरीदते जाएगा, उपभोग होते जाएगा, लोग काम करते जाएगा, पैसा का आमदनी होते जाएगा, देश विकसित होते जाएगा। सीधा सा संबंध है। आमदनी कम है, वो तो एक बार अकाल पड़ा था, वो विश्वव्यापी मंदी, क्या पड़ा था, विश्वव्यापी मंदी, पता है कब पड़ा था वो, 1929 में, आर्थिक मंदी, पता है आपको कि नहीं पता है, पढ़िएगा, आगे पढ़ाएंगे इतिहास में। आर्थिक मंदी पढ़ाए थे, लास्ट वाला चैप्टर में 10वीं क्रम वाला में पढ़ाएंगे। आर्थिक मंदी हुआ था भारत में, पूरा विश्व स्तर पे। तो ऐसा हो गया था कि सामान का टाल लगा हुआ है, राशन गोदाम में सर रहा है, कपड़ा बन के रखा हुआ है, लोग बिना कपड़ा का घूम रहा है, कपड़ा नहीं पहनने के लिए, खाने के लिए अन्न नहीं है उसके पास, पैसे नहीं है उसके पास, सामान बन गया, टाल लग गया था, सामान खरीदने के लिए किसी के पास पैसे नहीं था, सारा सामान भी धंस गया, सारा सामान भी बर्बाद हो गया। अब जो आदमी भूखे मरना था वो भूखे मर रहा है, एक सौदागर में चावल घर रहा है, चावल सड़ रहा है, किसी को पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, सुसाइड कर लिया, और कपड़ा के दुकान में कपड़ा सड़ रहा है। ऐसा मंदी पड़ा था। बैंक में जितना पैसा था सारा बैंक के डूब गया, अमेरिका का सारा बैंक टूट गया, अमेरिका बेकार हो गया, भिखमंगा बन गया, सारा देश भिखमंगा बन गया था, सारा बैंक दिवालिया हो गया, बैंक में पैसा ही बचा नहीं, कुछ हो, सब ले लिया था कर्ज, और कर्ज लेने के बाद सब कर्ज ले लेकर सब फैक्ट्री खोला, फैक्ट्री खोल कर सामान बनाया, और यहाँ पर सामान खरीदने वाला कोई है ही नहीं था। उसे कहते थे आर्थिक मंदी। बाप रे, पूरे विश्व में हाहाकार मच गया 1929 के करीब में, हालत खराब कर दिया लोगों को। तब नई आर्थिक नीति लागू हुआ था, नई आर्थिक नीति नेप, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी बना था, तब से जाकर सुधार हुआ, और तब जाके हमारा देश आज इस स्थिति में है। पता है एक बात और खुशखबरी है, पूरा देश अकाल से मर रहा था, भारत उस समय में जी रहा था, फहरा रहा था। भारत में बंदी नहीं पड़ा था। क्यों? भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ तो लोग 90% लोग खेती बाड़ी कर रहा था उस समय, तो उसको क्या फर्क पड़ता है कि बैंक डूब गया, वो कहते बैंक में अकाउंट ही नहीं है। तो यहाँ फर्स्ट क्लास चल रहा था जिंदगी, अमेरिका जापान सब लूट गया था, बर्बाद हो गया था। जैसे कोरोना होता है तो कहाँ पे हुआ था, शहर में कि गांव में? शहर में कोरोना था, सब मास्क लगा के बैठा था, गांव के लोग खेत में काम, गेहूं काट रहा है, लड़का सब क्रिकेट खेल रहा है, टीचर बैठे हुए हैं नोट्स बना रहे हैं अपना, टीचर बंद है, कोचिंग बंद है, छुप छुप के पढ़ा रहे हैं। यह ना हो रहा था कोरोना में, देखे नहीं थे। हमारा अर्थव्यवस्था कृषि पे अभी भी है, तो
तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई आदमी व्यवसाय में लूट जाता है तो खेती वाला कहता है हम संभाल लेंगे, खाना पीना है बहुत। अपने देश में इतना उत्पादन होता है कि 5 साल तक अकाल पड़ जाएगा तो ये राशन रखा हुआ है। 5 साल तक कोई हिलने वाला नहीं है, यहाँ पे इतना राशन रखा हुआ है। 5 साल तक बैठा के खिला सकती सरकार आपको, इतना राशन रखा हुआ है, इतना अनाज है गोदाम में, पेट भर सकता है आपका। इतना इंडिया स्ट्रांग है, इंडिया बहुत कमज़ोर नहीं है। जब विश्व रुपया झुक रहा था ना, भिखमंगा बन गया था, तब ये इंडिया उसमें दाता बना हुआ था। लो है मेरे पास क्षमता। इंडिया को हल्के में मत लीजिएगा। कृषि प्रधान देश होने से ही फायदा जरूर हुआ था। यहाँ के किसान टूटने नहीं देता हम लोगों को, बेचारा अपने टूट जाता है, अपने मर जाता है, मगर दूसरों को मरने नहीं देता है। किसान सब इतना आत्महत्या करता है कर्ज के बोझ में, और देखिए वही किसान जो सबको खिलाता है वो भूखे मरता है। किसान के बारे में कोई सोच भी नहीं करता है। कोई नेता जो हो किसान के बारे में कुछ अच्छा सोचता हो, तो मोदी जी कुछ आए तो कुछ पैसा भेज रहे हैं 5-6 हज़ार रुपया। देखिए नहीं तो जल्दी किसानों के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। अपना देश का नेता कौन महान? शिक्षक, सैनिक और किसान। एक व्यक्ति कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री ना, क्या कहते हैं? देश के नेता कौन महान? शिक्षक जो देश को साक्षर बना रहे हैं, सैनिक जो देश की रक्षा कर रहे हैं, और किसान। शिक्षक, सैनिक और किसान, 3 व्यक्ति महान होते हैं, देश का बचाते हैं। शिक्षक, सैनिक और किसान। शिक्षक पढ़ा के साक्षर बनाते हैं, अधिकार तुम्हारा देते हैं, तुमको अधिकार की जगाते हैं। सैनिक रक्षा कर रहे हैं, और किसान तुम्हारा पेट भर रहे हैं। इसके अलावा तो सब बाकी सब काम की चीज़ें होती हैं, अलग बातें होती हैं। सेल्फ हेल्प तो नाइयो करता है, मगर ज़्यादातर महान लोग ये होते हैं देश में। तो यही बात यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए कि जितना ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय होगा उतनी ज़्यादा मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करा, आर्थिक विकास की प्रक्रिया क्या होगा, खूब तेज हो जाएगा, खूब आर्थिक विकास होते जा रहा है, देश तरक्की पे जाते जाएगा। और एक समय आएगा कि चारों तरफ रोजगार ही रोजगार होगा। टाल जहाँ देखिए कोई आदमी बेरोजगार नहीं, सब रोजगार में लगा हुआ है। वो दिन कितना खुशहाल होगा, सोचिए, कल्पना कीजिए, एक ऐसा दिन आए जिसमें कोई आदमी बेरोजगार नहीं हो, सबके पास अपना काम है। कितना मस्त दिन होगा वो, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मगर जिस दिन होगा ना वो दिन बहुत अच्छा होगा। अभी है क्या ऐसा दिन? अपने देश में अभी भी 20% कैसे है देखा जाए, यहाँ देखा जाए तो लगभग 60% 50% लोग बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं है। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है? तो यही बात हो गया कि प्रत्येक आदमी ज़्यादा कमाएगा तो क्या देश ज़्यादा कमाएगा? इसका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल सही कहे आपने। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय घटेगा तो राष्ट्रीय आय भी, सीधा सा संबंध है इसमें, कोई डाउट नहीं है इसमें। ये तो बात है इसमें लिखा हुआ कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, और प्रति व्यक्ति आय के घटने से हमारी राष्ट्रीय आय में घटती है, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रीय आय होता है वो प्रति व्यक्ति आय का ही कुल योग होता है। जितना सब लोग कमाते हैं सबको जोड़ देंगे तो देश कितना कमाता है वो निकल जाएगा। इसलिए प्रति व्यक्ति आय का ज़्यादा होना अति आवश्यक है। अगर हमारा देश तभी बढ़ेगा जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा, उसी से बढ़ेगा, और सेवाएँ बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा लोगों को, ठीक है ना? यही बात है। तो पूरा पाठ था आपका राष्ट्र और राष्ट्र की आय। खाली आय और आय के बारे में पढ़े हैं, पूरा आय को हम लोग समझ गए नहीं, खत्म हो गया।